देखिए कंपाउंड ऑफ सल्फर में सबसे पहले SO2, तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 6 में से क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसा लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और उसके बदले में एक बार आप ध्यान से अगर देखें तो बताइए तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं? सर ऑक्टेट ज्यादा आ गया। ऑक्टेट से ज्यादा आ गया। इस कारण से जो ये SO2 है ना, इसको कहते हैं हम लोग सुपर ऑक्टेट कंपाउंड। किसको कहते हैं सुपर ऑक्टेट कंपाउंड? जब कभी भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने के बाद अगर उस कंपाउंड में किसी एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग सुपर ऑक्टेट कंपाउंड, ठीक है। तो SO2 कैसा एक सुपर ऑक्टेट कंपाउंड है। अब सवाल ये रहा कि मेरा बाउंडनेस तो 8 इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो अगर मोर देन 8 हो गया, काउंटिंग कीजिए, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 8 हो गया, हाँ सर 10 है। तो सल्फर के पास क्या प्लेस है इसको रखने का? तो आंसर है अपने पास हाँ। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 इलेक्ट्रॉन के साथ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 होता है, ठीक है जनरली। मगर हम ये जान रहे हैं कि अगर थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट हो गया तो इसमें 3d भी होगा और उसमें क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये सर वैकेंट रहेगा। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट। सल्फर क्या कर सकता है? तो सल्फर कैन एक्सपैंड ऑक्टेट, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर रख सकता है आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण से सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बार बार चेंज करता रहता है। वो डिपेंड करता है कि सल्फर जो है वो कितने एटम के साथ या कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया सल्फर का। तो सल्फर डाइऑक्साइड कौन से टाइप का कंपाउंड है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये सुपर ऑक्टेट कंपाउंड है। अच्छा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो इसके इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी? तो देने का। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो दूसरे वाले एटम या मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा या फिर ऑक्सीडाइज करेगा? रिड्यूस सर रिड्यूस सर। तो SO2 ऑक्सीजन होने के बावजूद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीजन इसके पास है तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन किसी को दे देगा, मगर उसके बावजूद ये किसकी तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और यहीं पे अगर हम SO3 ले लेना तो SO3 जो है इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। अब ये कहां से आया एक्स्ट्रा ऑक्सीजन? इसके पास भी तो ये सुपर ऑक्टेट है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो देने का टेंडेंसी है। मगर आप इस बात को ऐसे समझे, ठीक है, देखिएगा एक हम अलग पेपर ले रहे हैं जहां पे हम आपको ये चीज दिखा सके। देखिए मान लीजिए जैसे आप अगर बात करते हैं SO2 का, तो SO2 वैसे आप स्ट्रक्चर देख चुके होंगे, ऐसा होता है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है कि इसके पास नेसेंट इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये किसी को दे सकता है। दे दिया मतलब क्या किया? रिड्यूस किया। अब SO3 देखिएगा, SO3 ये भी सुपर ऑक्टेट है। अगर आप यहाँ चेक करें तो इसके पास कितना 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल 12 है ना। तो ये सुपर ऑक्टेट है, मगर क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए? नो सर। नहीं। नो सर। इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? ऑक्सीजन। देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन से ये 3 हो गया। तो ये हाँ सर। ऑक्सीजन अपना डोनेट करता है। अगर ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तरह। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक होता है जो बेसिकली इसके रिएक्शंस को ट्रू बनाता है, ठीक है। वो इसके रिएक्शंस को ट्रू बनाता है कि SO2 बिहेव करेगा तो किसकी तरह करेगा और जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। सेम वैसे ही SO3 के लिए
तो अभी पहला अपने पास कंपाउंड है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हैं +4 होता है, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अपने पास ये 5 बॉन्ड हमको नहीं समझ में आया, कोई समझाएगा ये क्या है? ये 5 मतलब ऑर्बिटल्स हमको नहीं समझ में आया एक्चुअली, ये हम बोलना चाह रहे हैं। ये इसका थर्ड ऑर्बिट है। देखिए 3s2 और 3p क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, और उसके बाद 3d नॉट होता है। ये थर्ड ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कि सल्फर क्या कर रहा है? आफ्टर बॉन्डिंग क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन 4 का। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने का ये पार्ट, ये सारा ऑर्बिटल्स है जो यूज में आ रहा है। कौन कौन? 3p और 1d, 3p और 1d। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन? हाँ सर। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट पार्ट है उसको देखिएगा, 3s2, 3p4 और 3d नॉट। तो p में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, p में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, मतलब कहाँ चला गया? D ऑर्बिट। एक मिनट, हेलो बोलिए। तो p में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के d में गया। अगर p में से एक इलेक्ट्रॉन d में जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s2 3s2 3p3 3d1 3d1 हो जाएगा। देख रहे हैं वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको जो दिख रहा है, 1 2 3 4, ये चारों कहाँ है? p और d मिला के। ठीक है, p और d मिला के तब जाके सल्फर क्या शो कर रहा है? +4 का ऑक्सीडेशन। अच्छा यहीं पे हम थोड़ा बात कर ले, हो सकता है SO3 आगे मिल जाएगा। अगर S में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा तो क्या बनेगा? 3s1 3s1 3p3 3d2 और 3d2। 3d2 देखिए तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? सर 6। 6। अभी बात कर रहे थे SO3 का, यहाँ लेफ्ट में ऊपर में देखिए SO3 हाँ सर। हाँ सर। में सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या होता है? +6। +6 सर। तो +6 +6 होता में है। भी वो थर्ड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, जो उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स को दिखाता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो ऑर्बिटल में वो कहाँ प्रेजेंट रहता है और कैसे होता है। ठीक है, ये सब आफ्टर एक्साइटेड स्टेट, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन तभी काम करता है। अच्छा इसमें क्या बोला? देखिए जो पाई बॉन्ड है उसका नेचर देख रहे हैं, एक बार पढ़ के देखिए तो ये क्या लिखा है, ये वाला, ये डी पाई पी पाई देख रहे हैं? हाँ सर। डी पाई पी पाई। थोड़ा हमको उस बात को इधर साइड में समझाना पड़ेगा। सल्फर का देखिए ये SO2 वाला स्टेज है, ये तो SO3 वाला स्टेज है ना, इसको ना देखें, SO2 को देखिएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में है, यस सर। तो सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखा और 2 इलेक्ट्रॉन रखा, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो ये है पता है सिग्मा बॉन्ड, और ये एक और बॉन्ड बनाया, ये है पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड जो है सल्फर की तरफ से, यहाँ SO2 में देखिएगा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम डी पाई, और ऑक्सीजन की तरफ से p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, p पाई। फिर एक और ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड बनाया, एक और बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड डिक्लेयर हो गया। मगर अब दूसरा वाला कौन है? तो दूसरा वाला सल्फर की तरफ से एक p यूज हुआ है, यहाँ SO2 में देखिए ऊपर में p, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन से p पाई और सल्फर से भी कौन? p पाई। तो SO2 में 2 पाई बॉन्ड होता है, एक p पाई होता है और एक d पाई p पाई होता है। ठीक है, ये है क्योंकि सल्फर की तरफ से d ऑर्बिटल प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बोला ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हो गया? क्लीनिंग एजेंट जानते हैं? क्लीनिंग एजेंट, हाँ सर। हाँ सर। सोप। किसी भी चीज को ब्लीच करना मतलब क्या होता है ना, व्हाइट बनाना। ब्लीच का मतलब क्या होता है? व्हाइट बनाना। ठीक है, यानी उसके कलर को फेड कर देना। तो अप टू कहां तक फेड करना? व्हाइटनेस तक। ठीक है, जब तक उसको व्हाइटिश नहीं बना देगा तब तक वो नहीं छोड़ेगा उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट
In the presence of H2O, it is oxidized. It is oxidized. मतलब इसका मतलब सर सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है। SO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना? SO2 सर SO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आपको याद है ऊपर में हम क्या बोले? SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ सर समझ गए तो ऑक्सीडाइज होगा ना। तो ये सर अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। यस सर So समझ it is गए। oxidized with the liberation of nascent hydrogen, which reduces the coloring matter to colorless. ठीक है, कलरिंग मैटर को वो कलरलेस बनाता है। और हम लोग कलरलेस किसको कहते हैं? व्हाइट को कहते हैं कलरलेस। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है ट्रांसपेरेंट बना देगा। ठीक है, वो क्या कर देता है? उसको व्हाइट बना देता है। देखिए SO2 वाटर के साथ रिएक्शन किया, H2SO4 बना लिया, और बाहर क्या निकल रहा है? नेसेंट हाइड्रोजन। इसी को कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, यही कलरिंग मैटर, देख रहे हैं यहाँ, कलरिंग मैटर को नेसेंट हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो किसमें कन्वर्ट कर देता है? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस। एक और बात बताते हैं आपको, वनस्पति घी जानते हैं? डालडा जिसको कहते हैं? यस सर। यस वो व्हाइट कलर का होता है, घी की तरह, व्हाइट कलर का, घी की तरह। मगर आप ये बताइए, जो ऑयल होता है, ऑयल, उसका क्या कलर होता है? सर येलो सर येलो ब्राउनिश Yellow। टाइप का। जब उसमें हाइड्रोजन डाला जाता है, उसको हाइड्रोजनेट किया जाता है, तो फिर से वहां पे क्या होता है ना, वो कलरलेस कंपाउंड बनाना स्टार्ट करता है। और इसी कारण से हम लोग को जो वो वनस्पति घी है ना, जो डालडा होता है, वो कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का दिखता है, घी की तरह। अगर आप उसको एक बार गर्म कर दीजिएगा और फिर ठंडा कीजिएगा, बोलिए व्हाइट रहेगा? नो सर। नहीं, वो येलो येलो हो जाता है। जितनी बार गर्म करेंगे क्या होता है? हाइड्रोजन एस्केप करता है, और हाइड्रोजन अगर बाहर निकल गया तो फिर से क्या होगा? वो कलर्ड हो जाएगा, फिर से वो कलर आ जाएगा, कलर फॉर्म में हो जाएगा सर। ये चीज। दूसरा, वूल जानते हैं? जो सिप से मिलता है, हाँ हाँ सर। सर। वो काफी है ना कलरफुल होता है। मगर इन लोगों को चाहिए होता है क्या? अपना कलर। तो अपना कलर कोई किस पे चढ़ा सकता है? व्हाइट पे। तो क्या किया जाता है ना, कि पहले वूल निकाला जाता है, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको धोते हैं, साफ करते हैं, और फिर से ऐसे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे कि जो भी कलर का वूल है वो सब का सब क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। वाइट। आप अगर किसी भी कलर का वूल देख रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली में आर्टिफिशियल कलर है, कोई भी नेचुरल नहीं रहता है। मतलब कि सिप में से निकाला और तुरंत है ना बुन के रजाई बना दिया, कंबल बना दिया, ऐसा नहीं होता। उसको पहले व्हाइट किया जाता है, बाद में उसमें जो भी कलर चढ़ाना है वो कलर चढ़ाएगा। ठीक है, तो उन सब जगह पे इसका काफी ज्यादा यूज होता है। अगला पार्ट, ये तो वही है कि अगर XOH है, लाइक Cl, ठीक है, कोई भी अगर अपने पास है और वो SO2 से रिएक्शन करता है, वो XHSO3 बना देता है। और ये कौन से कलर का होता है? ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे प्रोसेस से किसी भी कंपाउंड को हम लोग गुजारेंगे या कोई भी सब्सटेंस होगा, वो कलरलेस बन जाए। ठीक है, अगला प्रिपरेशन। तो लैब मेथड क्या है SO2 बनाने का? बोल रहा है बाई हीटिंग कॉपर टर्निंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कुछ नहीं, कॉपर को हम H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं, तो वो कॉपर सल्फेट दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, और वाटर रिलीज कर रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया। दूसरा, रोस्टिंग ZnS और आयरन पाइराइट, जिंक सल्फाइड और आयरन पाइराइट। क्या आपको ये पता है दोनों ओर होता है? हाँ सर, पायराइट तो नहीं, लेकिन जेडएनएस पता है सर। पाइराइट्स भी है ना ओर है, और ZnS भी ओर है। इस ओर को जब ऑक्सीडाइज किए, ये क्या लिखा है? ये H2O होगा एक्चुअली। ठीक है, तो जाके ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। सल्फर हटा, प्लेस ऑक्युपाई कौन किया? ऑक्सीजन। तो सोचिए, तो सल्फर हटा और ऑक्सीजन उसका प्लेस ऑक्युपाई किया, तो फिर ऑक्सीडेशन काहे का? यस सर। नहीं पता ना,
चलिए देखिए, सर जब पढ़ाए होंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स सर पढ़ाए थे ना, हाँ सर, मंजीत सर पढ़ाए थे ना शायद, या आरके सर पढ़ाए थे? मंजीत सर। मंजीत सर पढ़ाए थे। तो उस समय आपको है ना 5 या 6 डेफिनेशन लिखा गया, याद है? और हाँ सर, यस सर, यस सर। देखिए इसको रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं और इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। यस सर, बताया था आरके सर हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट ही लेक्चर में। तो इसमें क्या होता है कि टोटल 5 प्रोसेस होता है, ठीक है, 5 प्रोसेस। 5 में से अगर कोई एक भी शूट कर गया देन ऑक्सीडेशन आइदर रिडक्शन। उसमें आप सुने होंगे एडिशन ऑफ, कॉपी बाद में पलट लीजिएगा, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर वो ऐड हो रहा है देन द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बताइए सल्फर और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन एक अलग मैटर हो गया ड्यू टू ऑक्सीजन, मगर पूरे के पूरे रिएक्शन में अगर देखें ना तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। पूरे रिएक्शन में अगर आप देखिएगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये कौन सी बात? आप देखिए यहाँ पे सल्फर -2 शो कर रहा है, यहाँ सल्फर +4 शो कर रहा है, दिखा ऑक्सीडेशन? हाँ सर। यस। तो जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो बाकी कोई थ्योरी काम नहीं करेगा वहां पे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है तो मान लीजिए एक नंबर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज थ्योरी है, बाकी 5 वहां पे काम नहीं करेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर फेल हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तब जाके बाकी थ्योरी एप्लीकेबल होता है। समझ गए कब किसको प्रेफरेंस देना है? यस सर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, यहाँ पे FeS2 जो H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है तो FeO3 बना रहा है और उसके साथ में क्या कर रहा है? SO2 बना रहा है। तो बोथ आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2। रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड विथ कोल, सल्फेट है, कोल के साथ रिएक्शन किया, ऑक्साइड बनाया, CO2 बनाया और SO2 बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा, ठीक है, SO2 बनाएगा, हाँ SO2 बनाएगा, ये मिस था। तो ये सिंपल सा एक मेथड है। मगर पता है आपको इनमें से अगर हम देखें तो सबसे प्योर फॉर्म का आपको SO2 मिलता है, ठीक है, यहाँ भी आपको अप्रोक्सीमेटली प्योर ही मिलता है, मगर इस जगह पे इम्प्योर मिलता है। कारण समझ में आ रहा है क्यों इम्प्योर बोल रहे हैं? हाँ सर, CO2 मिक्स रहता है ना सर। CO2 भी गैस है, SO2 भी गैस है, और गैस के साथ यस सर। रहेगा तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो दोनों है ना ये एयर से हैवी होता है, दोनों एयर से हैवी, तो दोनों नीचे की तरफ सेटल होता है। और बाकी जगह पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जा रहा है या सॉल्यूशन बन जा रहा है और ये एस्केप कर जाएगा गैस के फॉर्म में, बबल होके ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ये। अच्छा, ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला मेरा प्योर होगा एट लो टेम्परेचर और इम्प्योर होगा एट हाई टेम्परेचर। ऐसा हम क्यों बोल दिए? सर वाटर वेपर भी फिर फॉर्मेशन हो जाएगा तो SO2 के साथ मिक्स होगा ना सर वो। एकदम आप ठीक बोले। जैसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो H2O कौन से फॉर्म में रहेगा? वेपर फॉर्म यानी गैसियस फॉर्म, तो उस समय मेरा SO2 इम्प्योर रहेगा। और बाय द वे अगर ये लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो गया तो वो तो होगा तो लो टेम्परेचर पे होगा ना, उस समय मेरा SO2 कैसा होगा? प्योर होगा, ठीक है, प्योर होगा। मगर इसमें ये भी होता है कि अगर ये H2O और SO2 दोनों है तो SO2 एयर से भारी होने के कारण वो क्या होता है? नीचे सेटल कर गया, और H2O जो है वो एयर से थोड़ा लाइट होने के कारण ऊपर की तरफ जाता है, तो वहां पे अपने आप भी है ना डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाता है। मगर उसके बावजूद हम लोग मानते हैं कि कम टेम्परेचर पे ये SO2 ज्यादा प्योर होगा और हाई टेम्परेचर पे ये कम प्योर होता है, ठीक है। अगला, SO2 का फिजिकल प्रॉपर्टी, पंजेंट स्मेलिंग सफोकेटिंग गैस। मीनिंग समझ गए होंगे, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, सांस नहीं ले पाता है आदमी वैसे केस में, और क्या?
इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, वाटर के अंदर सॉल्युबल होने के लिए आपको एक बात पता है कि इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ सर। अब देखिए डाइपोल मूवमेंट का बात कर रहे हैं तो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल आएगा कि ऑक्सीजन से सल्फर जाएगा? सर सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ सर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। कारण क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और केमिस्ट्री में हमेशा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उल्टा डायरेक्शन होता है। केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है।